in globalization, you have to understand all these questions. How do we understand these rapid transformation in the world market? What are the factors that are bringing about these changes? वो कौन से रीजन है, कौन से कारण है जिसके चलते ये पूरा वर्ल्ड मार्केट ट्रांसफॉर्म हो गया? And how are these changes affecting the lives of the people? इनका ये जो changes आए ग्लोबलाइजेशन के वजह से वर्ल्ड मार्केट में जो प्रोडक्शन और सेल का जो कंसेप्ट बदल गया, उसका आम आदमी के लाइफ पे क्या असर पड़ा, है ना? लाइफ पे क्या असर पड़ा तुम भी अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे अब हम यहाँ इंडिया में बैठे बैठे दुनिया की किसी भी जगह की प्रोड्यूस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हर जगह माने कई सारे देशों में लगाए जा रहे हैं और हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस देश की चीज वहां पे हम अवेलेबल करा लेते हैं, मिल जाता है मुझे। तो कहने का मतलब कि गुड्स में ना एक वैरायटी आ गया, वैरायटी, हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स मार्केट में अब देखते हैं जो कि पहले नहीं था। तो इससे क्या फायदा होगा लोगों को? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल? लाइव्स ऑफ द पीपल हैव बिकम मोर कंफर्टेबल, है ना? हमको तरह तरह की चीज यूज करने को मिलेगा, तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ेगा, कंफर्ट बढ़ेगा, ये सब असर पड़ता है। वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इसी तीनों क्वेश्चन के ऊपर तुम देखोगे कि ये सारा चैप्टर है ना? तो चलो आगे देखते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज until the middle of the 20th century, मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब क्या हो गया बताओ? अबाउट 1900, है ना? 20th सेंचुरी लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज। उस समय कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड था। इंडिया भी था, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए उसका बहुत कंपनी और फैक्ट्रीज बहुत कम ही थी इंडिया में, नाम मात्र की थी, और उतने ही में प्रोडक्शन होता था, अपने ही कंट्री में सेल होता था, दूसरे कंट्री से कोई मतलब नहीं था, ग्लोबलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं था। तो मिड एकदम तुम देखो कि 1970 तक भी इसका कोई असर नहीं था। 1991 में जब वो सब इंट्रोड्यूस हुआ ना, चेंजेस जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तब उसके बाद से ज्यादा डिफरेंस पड़ा है। What crossed the boundaries of these countries were raw material, food stuff and finished product. तो रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये तीनों का ये थोड़ा सा ये अपने बॉर्डर से बाहर भी की तरफ भी जाता था। कॉलोनीज सच एज, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थे तो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, पढ़े हो ना सारे, कई बार पढ़े हुए हिस्ट्री में कि यहाँ का कॉटन चला जाता था ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स ले जाते थे और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर इंडिया में लाके उसको सेल करते थे और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को भी सेल करते थे। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। फूड स्टफ भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था और रॉ मटेरियल में मेनली कॉटन एक्सपोर्ट होता था बहुत ज्यादा। टी कॉफी तो शुरू से एक्सपोर्ट होता रहा है, फूड स्टफ हमारे यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट हुआ है शुरू से, कॉलोनियल टाइम से ही। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, तो दूर दूर के कंट्रीज से कनेक्शन कैसे बना? ट्रेड के थ्रू बना। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, है ना? अब ना कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी, बड़े बड़े कंपनी को, और उस समय ऐसे करके कुछ नहीं था। MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. अब यहाँ से क्वेश्चन लिख लो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। What is a MNC? All of you write this question. What is a MNC? Write the answer. MNC is the multinational company which owns or controls production in more than one nation. यहां से देख रहे हो तुम लोग ये लाइन, यही लिखना है आंसर में।
मैम टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा? हाँ, अभी ना वो होने वाला है प्री बोर्ड टेस्ट, तो उसमें सब आएगा। तो हम लोग का यही लास्ट लेसन है, ये हम लोग 2 दिन में पूरा कर लेंगे। ये आंसर लिख लिए, और नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन लिखो और यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ से आंसर लिखना है आपको। A MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री, जैसे मान लो यूएसए है, तो यूएसए अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने प्लानिंग से हमारी कंट्री में भी कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता है और यहाँ भी प्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ से क्या क्या लेगा, यहाँ के लोकल वर्कर्स लेंगे, यहाँ के लेबरर्स वर्कर्स लेंगे, और यहाँ का रॉ मटेरियल ले लेंगे, और उनकी टेक्नोलॉजी प्लानिंग सब उनकी रहेगी, और यहाँ आकर के वो मेरे कंट्री में आकर के वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस यही एक एग्जांपल हुआ। या इंडिया जाकर के दूसरे कंट्री में, इंडिया केनिया में जाकर कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता है अपने टेक्नोलॉजी से, और वहाँ के लोकल वर्कर्स और रॉ मटेरियल को यूज करते हुए। तो इससे फायदा क्या होता है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कम पड़ता है। समझ गए ना, ऐसा करने के पीछे कुछ फायदा है, तभी ना लोग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। यूएसए में जितना खर्च लगेगा उसी रेडीमेड गारमेंट को बनाने में, उससे कहीं ज्यादा कम खर्च उसको इंडिया में पड़ेगा। बहुत सारे तुम देखते हो ना, वो जो जीन्स और बहुत सारे रेडीमेड गारमेंट के जो कंपनीज होते हैं, है ना, पीटर इंग्लैंड है, तो और कुछ नाम बताओ तुम लोग भी। रेमंड। हाँ, रेमंड है, इस तरह के जैसे है ना। तो ये क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये इंडिया में आकर के जब लगा देते हैं कंपनी अपनी फैक्ट्री, तो उनको अपनी कंट्री की तुलना में ज्यादा सस्ता यहाँ प्रोडक्शन होता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड बाय ओपनिंग एमएनसी इन सम अदर कंट्री। तो इसीलिए एमएनसी क्या है, एमएनसी जो है ना, वो कंपनी को या फैक्ट्री को ओन करता है दूसरे कंट्री में, ठीक है ना, दूसरे कंट्री में जाके वो प्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम यूएसए और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो यूएसए में बैठ के पूरी प्लानिंग कर लेते हैं वो लोग कि किस तरह से हमें फैक्ट्री लगाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ से वर्कर्स लेने हैं, वो बेनिफिट कितना होगा, किस किस कंट्री में हम सेल करेंगे, वो सारा प्लानिंग बैठ के कर लेते हैं अपने ही कंट्री में। जैसे यूएसए में एक प्लानिंग हुई, अब प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, नॉलेज सबके साथ वो यहाँ आए इंडिया में, और इंडिया में उन्हें कंपनी स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया में कंपनी स्टार्ट करके उस रेडीमेड गारमेंट का अगर प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे उनको खर्च बहुत बहुत कम आएगा, जितना कि उनको अपने कंट्री में ज्यादा खर्च पड़ेगा और यहाँ पे बहुत कम। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकल रॉ मटेरियल ले लिए, यहीं के वर्कर ले लिए, तो और सस्ते दर पे सामान तैयार हो गया। अब उसको बेचना भी आसान हो जाएगा, इस कंट्री में भी बेचो और दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट करो यहाँ से। यही होता है एमएनसी। तो एमएनसी का डेफिनेशन लिख लेना यहाँ से, उसके आगे बढ़े। फैक्टर्स फॉर प्रोडक्ट, दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। चीप लेबर भी मिल जाता है और जो रॉ मटेरियल है वो भी मिल जाता है। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। एमएनसी को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और जिस कंट्री में इन्होंने एमएनसी स्टार्ट किया वहां एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। तो हर तरह का फायदा हुआ, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है। अब ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। अ लार्ज एमएनसी, a large multinational company producing industrial equipment, designs its products in research centers in United States. एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का एक फैक्ट्री लगाना है, तो उसका डिजाइन कहाँ तैयार कर लिए, वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही तैयार कर लिए, एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, और चाइना में ले जा करके उसके पार्ट्स बनाए। जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट उनको बनाना है, इंडस्ट्री, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए उसके मशीन टूल्स होते हैं ना, तो वो उसको इक्विपमेंट्स कहेंगे। तो उसके पार्ट्स जो है वो कहाँ जाके तैयार किया, चाइना में जाके इंडस्ट्री लगाए और चाइना में वो पार्ट्स तैयार कर लिए। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe.
ये इसको कहाँ ले जाया गया, इन कंपोनेंट्स को मेक्सिको ले जाया गया। मेक्सिको मतलब एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, या कहो कि नॉर्थ अमेरिका का सदर्न कंट्री है मेक्सिको, और ईस्ट यूरोप की किसी कंट्री में वहाँ असेंबलिंग का इंडस्ट्री लगा दिए। इन पार्ट्स को असेंबल कहाँ किए ले जा करके, मेक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में। ये दोनों जगह क्यों चुने, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करना कन्वीनियंट है, इसलिए चुन लिए। क्योंकि यूरोप में भी बहुत बड़ा मार्केट है और उधर लैटिन अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी मार्केट है, ठीक है। एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन दोनों जगह जहां पे असेंबलिंग हुई, देखो टेक्नोलॉजी हो गया यूएसए का, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग हो गई यूएसए की। कंपोनेंट कहाँ तैयार हुए, चाइना में। इन कंपोनेंट्स को असेंबल कहाँ किया गया, मेक्सिको में, और मेक्सिको एंड यूरोप में ईस्टर्न। किया गया, और यहाँ इन दोनों जगह से फिर एक्सपोर्ट किया गया फिनिश गुड्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड। Meanwhile, the company's customer care is carried out through call centers located in India. अब देखो कि यूएसए की कंपनी, चाइना में प्रोडक्शन हो रहा है, असेंबलिंग हो रहा है मेक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में, और यहाँ का कॉल सेंटर इस कंपनी की सारी जानकारी और हर चीज का इंफॉर्मेशन के लिए कॉल सेंटर कहाँ खोल दिया गया, इंडिया में खोल दिया गया। अब इंडिया में क्यों खोला गया, क्योंकि इंडिया में ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है। यहाँ बहुत यूथ है, एडुकेटेड यूथ है, जो स्पोकन इंग्लिश भी जिनकी अच्छी है, तो ये लोग सारा उसका इंफॉर्मेशन, सारा ऑफिस चलाने का काम मतलब कॉल सेंटर से चलता है, जो कि इंडिया में है। तो ये हो गया, कितना अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनी, कि कई सारे कंट्रीज में इनका वो काम फैला हुआ चल रहा है। इंडिया में ना बहुत सारे कॉल सेंटर इस तरह से खोले गए हैं। तो ये तुमने एग्जांपल देख लिया किसका, एमएनसी का एक अच्छा एग्जांपल देख लिया। फिर इसी तरह से हम लोग चाइनीज टॉय इन इंडिया पढ़ेंगे। ये पढ़ लो, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इसके पहले क्या है, तो और भी टॉपिक है। इनफैक्ट ये देखो पहले, ये सब एग्जांपल है, ये सब पढ़ लेना, है ना। Parak Foods and 4 oil refineries whose control has now shifted to Cargill. Cargill is now the largest producer of edible oil in India. इस सब नाम है कंपनी का, है ना, with a capacity to make 5 million pouches daily. In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country government, है ना, इतना ज्यादा इनके पास wealth है. In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country governments. कंपनी या कंट्री के गवर्नमेंट का जितना बजट है किसी कंपनी को चलाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा एक एमएनसी का वेल्थ है. With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNCs. There is another way in which MNCs control production. Large MNC is developed in developed countries place order for production with small producers. Garments, footwear, sports items and are examples of industries where production is carried out by large number of small producers around the world. अब देखो एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है एमएनसी के फंक्शन करने का, कि एमएनसी क्या करता है, खास करके स्पोर्ट्स आइटम में या ये लेदर शू ये सब जो बनता है, स्मॉल आइटम्स जो है, गारमेंट, फुटवेयर, इस टाइप की चीज में, कि दूसरे कंट्री में छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे ये सारे चीज ले लेते हैं, है ना, थोड़े अराउंड द वर्ल्ड ये सारा प्रोडक्शन हो रहा है, उनसे ये कलेक्ट कर लेते हैं, and the products are supplied
अब ये देखो, the products are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names. अब दूसरे दूसरे कंट्री से ये फुटवेयर, गारमेंट, स्पोर्ट्स आइटम, बहुत सारे चीज जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने अपने कंट्री में, उन सारे को ये मंगा लेते हैं एमएनसी अपने पास। अब अपना नाम दे देते हैं, अपना ब्रांड नेम दे दिए उसको, है ना। These large MNC have tremendous power to determine price. अब बाकी लोकल कंपनीज जो है जगह जगह के, हर कंट्रीज के, उनको भी फायदा हो गया कि उनको एक बार इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन करने को मिल जाता है, और ये सारा प्राइस डिटरमाइन करता है फिर एमएनसी। प्राइस डिटरमाइन करता है क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, है ना, कि लेबर को कितना पे करना है, सामान की डिलीवरी किस तरह से होगी, क्वालिटी क्या है, उन सब को वो डिसाइड करता है एमएनसी। मतलब एमएनसी के गाइडेंस में ये सारे दूसरे दूसरे कंट्री में लोकेटेड जो फैक्ट्रीज हैं वो काम करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस तुमको इसको इसी में से पढ़ते हुए ना कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग ये कर सकते हो, बनाते चलोगे। तो यहाँ देखो, thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. तो दो तरह का एग्जांपल तो तुम यहीं पे देख लिए कि एक तो हो गया कि सिर्फ कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी प्लानिंग ये सब तैयार हो रही है, और दूसरे कंट्री में जाके ही वो वहीं के रॉ मटेरियल और लेबर यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल ये हो गया जो अभी पढ़े कि बहुत सारे कंट्री से ये मैन्युफैक्चर आइटम ही मंगा लेते हैं, फुटवेयर, छोटे छोटे कंज्यूमर आइटम जितने भी हैं उनको मंगा लेते हैं और अपने यहाँ उसको अपना ब्रांड नेम देते हैं और क्वालिटी करते हैं। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि कोई जैसा जैसा सामान दे देगा, एमएनसी जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, और लेबर कॉस्ट ये सब चीज वो डिसाइड करता है। तो एमएनसी कई तरह से काम कर रहा है, and interacting with local producers in various countries across the globe by setting up partnership with local companies, by using local companies for supply। देखो कितना तरीके से ये काम कर रहा है, by setting up partnership with local companies। मान लो यहाँ का महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, कार बनाने वाला, और फोर्ड मोटर उसके साथ मिल गया, तो यही हो गया सेटिंग अप पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, या लोकल कंपनी से फिर पूरा सप्लाई ही ले लेते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स का, बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, है ना। अब लोकल कंपनी से इतना compete कर लेते हैं कि लोकल कंपनी टिक नहीं पाता है तो उसको खरीद भी लेते हैं। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations। ठीक है ना, तो ये काम तो हर कंट्री करता है, कर सकता है, ऐसा नहीं कि इंडिया इसके अंदर कोई दब जाएगा। अब इंडिया भी तो दूसरे कंट्री में जाके यही काम कर रहा है, एमएनसी चला रहा है। As a result, production in these widely dispersed location is getting interlinked। Production in these widely dispersed माने फैला हुआ, dispersed location, production जो है वो पूरी दुनिया में dispersed है, फैला हुआ है, is getting इंटरलिंक्ड, लेकिन सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो रहा है इस तरह से धीरे धीरे। समझ में आ रहा है, बोलो अंबिका? यस मैम। रोहित? यस मैम। ठीक है, तो जानते हो ये बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस तुमको तो ये वर्ल्ड मार्केट इसमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे सारे कंट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते जा रहे हैं। इंडिया में देख रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया है कि सारा कॉल सेंटर इंडिया में ही है। दुनिया भर के हजारों मल्टीनेशनल कंपनी का सारे का कॉल सेंटर कहाँ चल रहा है? तो इंडिया में चल रहा है, बेंगलोर में चल रहा है, पुणे में चल रहा है, मुंबई में, दिल्ली में चल रहा है।
कॉल सेंटर क्यों इंडिया में चल रहा है? क्योंकि इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, यूथ पीपल बहुत हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, और इंग्लिश स्पोकन भी बहुत हैं, तो कॉल सेंटर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। पहले के समय से ही एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा था? यही फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पहले भी हुआ करता था, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थे, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ चीजों का होता रहता था, जहां जो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होता था। In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia. ठीक है, तो 10 मिनट का वार्निंग आ गया, हम लोग को 10 मिनट में जल्दी जल्दी थोड़ा और कवर कर ले। Connecting India and South Asia to markets both in the east and west, and extensive trade that took place along these routes. लेकिन इंडिया का ट्रेड पहले भी चलता था, इंडिया के वेस्ट कोस्ट से, मुंबई से, केरला कोस्ट से, पूरा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप सब जुड़ा हुआ था पहले से भी। और इधर इंडिया के ईस्ट कोस्ट से बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए इधर इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया से पूरा जुड़ा हुआ था, नेविगेशन जो था, और उससे ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। Also, you would remember that it was trading interests which attracted various trading companies such as East India Company to India. है ना, ट्रेडिंग कंपनीज जो थे उस समय वो अट्रैक्ट होते थे जिस कंट्री से, तो वहां पे वो चले जाते थे ट्रेड करने के लिए। इसी तरह से ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था। To put it simply, foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. अब फॉरेन ट्रेड की वजह से ही ना हम लोग डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकल पाते हैं। Producers can sell their produce not only in market located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. अब देखो इसका कितना फायदा है कि हम सिर्फ अपने मार्केट पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि हमको यहीं पर हमारा मार्केट है और इतना ही हम सेल कर सकते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में सामान को सेल कर सकते हैं। Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. अब buyers को क्या फायदा मिला कि imported goods के साथ उनका choice of goods बढ़ गया। पहले था कि अपने कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही खरीदना था, अब क्या है, हमारे पास बहुत सारा चॉइस है। पहले जैसे कार था इंडिया में 1950s, 60s, 70s तक तुम देखो तो सिर्फ फिएट है, एम्बेसडर है, इतना ही गाड़ी रहती थी रोड पे, है ना। और अब क्या है, कार का मॉडल ही मॉडल है, भरा हुआ है, हर साल नया मॉडल, कई सारे मॉडल आते हैं कार के। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, चाइनीज टॉयज इंडिया में बहुत सेल हुआ है ना। अब भले ही इसमें कुछ कमी आ गई हो, लेकिन पहले से बहुत बड़ा मार्केट रहा है। Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys in India, where toys are sold at a high price. अब चाइनीज ने क्या स्टडी कर लिया, चाइनीज ने स्टडी कर लिया इंडिया के मार्केट को, देखा कि यहाँ पे खिलौने बहुत महंगे हैं। They start exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option to choose between Indian and Chinese toys. ठीक है, अब सस्ते टॉयज इतना सप्लाई कर दिए और बहुत नए नए टेक्नोलॉजी वाले टॉयज सप्लाई कर दिए कि यहाँ के जो बायर्स थे उनको अब ये मिल गया कि हम इंडियन टॉय खरीदें या चाइनीज टॉय खरीदें, जो चीपर होगा, जो जिसमें वैरायटी होगी वही लोग खरीदेंगे। Because of the cheaper prices and new designs, Chinese toys became more popular in the Indian market. समझ गए, ऐसे ऐसे वर्ल्ड मार्केट पकड़ा जाता है कि कहाँ पर किस चीज की डिमांड है। Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. अब नतीजा क्या हुआ कि इंडियन टॉयज के जो भी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे और चाइनीज टॉय से इंडियन मार्केट भर गया। क्यों भरा? क्योंकि वो सस्ते थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उसमें और क्या था कि उसमें बहुत वैरायटी थी, तरह तरह के टॉयज आए, नए टेक्नोलॉजी के, न्यू डिजाइन में।
हाँ, न्यू डिजाइन के, नई टेक्नोलॉजी, मतलब वैरायटी ऑफ टॉयज थे जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि इस तरह का खिलौना भी आ गया मार्केट में, ये खरीदो वो खरीदो, है ना। What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian market. इसीलिए कहा जाता है कि अभी ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में ना हमारी सामान का मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए और वो चीपर भी होना चाहिए, मतलब रिजनेबल प्राइस में भी होना चाहिए, तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टे करेगा। In the competition between Indian and Chinese toys prove better. जो बेटर प्रूव हुआ वो मार्केट में टिका, उसका ज्यादा बड़ा मार्केट बन गया, वो ज्यादा सेल करने में एबल हुआ। Indian buyers have a greater choice of toys and at lower prices. For the Chinese toy market, this provides an opportunity to expand business. ये एक एग्जाम्पल हुआ कि चाइनीज टॉय जैसे इंडिया में मार्केट पकड़ लिया और बहुत ज्यादा सेल होने लगा, तो ऐसा ही हम ये पूरे दुनिया के साथ ये लागू हो रहा है ये चीज, है ना। कि मान लो अगर इंडिया से हम कॉटन टेक्सटाइल जो बनाते हैं, रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, वो दूसरे कंट्रीज में जाता है तो वहाँ के रेडीमेड गारमेंट से ज्यादा अच्छा रहता है इंडियन टेक्सटाइल, तो इसलिए इंडिया का रेडीमेड गारमेंट अच्छे से वर्ल्ड मार्केट पकड़े हुए है। तो जहाँ का सामान अच्छा रहेगा, अच्छे क्वालिटी का और रिजनेबल प्राइस में रहेगा, वही दुनिया के बाजार में ज्यादा चलेगा। The opposite is true for Indian toy maker. They face losses. तो नतीजा का क्या हुआ कि इंडिया के जो टॉय मेकर्स थे, इंडियन लोगों को लॉस हुआ, है ना, as their toys are selling much less. तो अब इकोनॉमी जो है ना वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, एक कंट्री के अंदर सिर्फ नहीं है। अब हम पूरी दुनिया को लेके दुनिया के लेवल पे सोचते हैं कि प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मार्केट कैसा होना चाहिए, लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. With the opening of trade, goods travel. Trade जैसे open हुआ तो goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. अब ये सब फायदा लिखा हुआ है, benefits, है ना, कि benefits of open economy या benefits of globalization इसमें। तो opening of trade, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट हो गया, गुड्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। दूसरा पॉइंट, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, है ना। अब प्राइस जो है वो किसी दो डिफरेंट मार्केट का, दो कंट्री का मार्केट अगर ले लो तो अब वहां पे सिमिलर प्राइस चलाना पड़ेगा, नहीं तो जहां पे दाम बहुत ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, वो नहीं टिकेगा, वो मार्केट नहीं चलेगा, है ना। अब जैसे लोकल मार्केट में तुम सब्जी खरीदने जाते हो तो एक जगह तुमको कैबेज मिल रहा है 20 रुपीज के जी और दूसरे जगह मिल रहा है 40 रुपीज के जी, तो वो तो नहीं ना चलेगा, सब लोग तो 20 रुपीज वाले खरीदने लगेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर भी यही बात है कि वर्ल्ड के मार्केट जो है ना उनके प्राइस को अब सिमिलर किया जाने लगा है, नहीं तो जो जहाँ पे हाई प्राइस है वो टिकेगा नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। And producers in two countries now closely compete against each other, even though they are separated by thousands of miles. है ना, producers in two countries now closely compete against each other. जो producers हैं उनको भी compete करना पड़ रहा है एक दूसरे के साथ। अब देखो जैसे इंडिया में जूट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जूट गुड्स बनाए जाते हैं, जूट के बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, और बांग्लादेश में भी जूट के बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। तो बांग्लादेश का जूट जो है ना वो सस्ते दाम का तैयार हो रहा है, और वर्ल्ड मार्केट में इसलिए बांग्लादेश का जूट ज्यादा स्ट्रांगली वर्ल्ड मार्केट में टिका हुआ है ना। और इंडियन जूट को थोड़ा वहां पे कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो अब ये असर है कि चाहे थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर दूर हो कोई देश, लेकिन उनको अपने सामान में, अपने उसके क्वालिटी में, उसके प्राइस में एक दूसरे के साथ compete करना है, नहीं तो वो अब इंटरनेशनल मार्केट में टिकेंगे नहीं। पहले अपने कंट्री के अंदर सोचना था, और अब क्या सोचना है, पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में सोचना है।
ठीक है, फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets or integration of market in different countries. तो ये सारे फॉरेन मार्केट से लेकर के ये सारे फैक्टर हो गए. फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets or integration of market in different countries. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तब तक पढ़ो तो इसको क्वेश्चन को. What are the main channel connecting countries in the past? How is it different now? Distinguish between foreign trade and foreign investment. Foreign trade and foreign Foreign trade and foreign investment.